हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल जीएस 2020 प्रीलिम बूस्टर सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे अपने डे 4 के वीडियो पे। और अब तक हम लोगों ने इसके 3 डे के वीडियोस कंप्लीट कर लिए हैं। कुछ लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है, हालांकि कल एक लोगों का रिस्पांस बहुत ही गंदा आया था। मैं सोचा था रात में इस वीडियो बना के आपको बातें बता दूं, लेकिन फिर मैंने उचित नहीं समझा, क्योंकि मैं किसी की निजता का हनन नहीं करना चाहता। कल मतलब ये है कि करीब करीब 7-8 बजे के आसपास एक लोगों ने बहुत सारी बहस की उस वीडियो को लेकर। क्योंकि अगर आप मेरे पुराने वीडियो देखेंगे तो उन वीडियो में मैं हमेशा व्हाट्सएप का लिंक देता था, और उस लिंक में मेरे नंबर होते थे जिससे मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता था। अब मैं नहीं देता, लेकिन अब मैं दोबारा उसको देना स्टार्ट करूँगा, क्योंकि ऐसे बहसों से डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप जब काम ठीक कर रहे हो तो ऐसे लोग आएंगे। हालांकि उस प्रकरण पे मैं एक 5 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, और क्या बातें थी क्या बातें नहीं थी बताऊंगा। लेकिन हाँ, वीडियो में जिसके बारे में बनाऊंगा उसकी निजता का पूरा ध्यान जरूर रखूंगा। चलिए आज फिर से हम लोग डे 4 पे स्टार्ट करते हैं, और डे 4 में हम देखते हैं कि हमको आज क्या क्या करना है। मुझे लग रहा है कि अगले 4-5 दिनों में हमारा जो प्राचीन भारत है वो खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग मध्यकालीन भारत पर चले आएंगे। चलिए ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण। पहला टॉपिक सॉरी। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि हमारे देश को इंडिया संबोधित करने वाले थे। पहले सबसे पहले यूनानी थे जिन्होंने भारत को इंडिया के रूप में संबोधित किया था। ठीक है, अब आते हैं अगले पे। वह हिंद यवन शासक जिसने शीशे के सिक्के जारी किए थे, तो कौन था? स्ट्रैटो था। ठीक है, अगर पूछा जाए किस भारतीय ने में शीशे के सिक्के जारी किए थे, तो वो कौन था? सातवाहन वंश के शासक थे। देखिए यहाँ पर क्या टर्म दिया? हिंद यवन शासक जिसने शीशे के सिक्के जारी किए, तो कौन था? स्ट्रैटो। ठीक है, वह शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है, वो कौन था? विम कडफिसस। और विम कडफिसस कौन किस वंश था? तो कुषाण वंश था। उस भारतीय राजा का नाम जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर हराया था, इसका नाम था पुरु। यानी पुरु को हम पोरस भी बोलते हैं। वह युद्ध भूमि बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? तो वो राज्य कौन सा? मसग। आप कमेंट करके बताइएगा कि मसग कहाँ पर है आज के समय में। कमेंट जरूर कीजिएगा प्लीज। आते हैं अब अगले टॉपिक पे, संगम ग्रंथ जिसमें चेर चोल पांड्या। देखिए, संगम ग्रंथ तोलकापियम किस विषय पर आधारित है? तो इसका विषय हमारा व्याकरण है। वह तमिल ग्रंथ जिसे लघु वेद की संज्ञा दी जाती है, तो उस ग्रंथ का नाम है कुराल। शिल्पादिकरम का लेखक, तो इसके लेखक थे इलंगो। अच्छा, कमेंट कर बताइएगा कि शिल्पादिकरम जो किताब है इसका मुख्य विषय क्या है? तृतीय संगम हुआ था तो ये मदुरई में हुआ था। देखिए, अब तक जो है टोटल 3 संगम हुए थे। फर्स्ट संगम, सेकंड संगम और थर्ड संगम। आप कमेंट करके बताइएगा कि पहला और दूसरा तीसरा संगम जो है वो कहाँ हुआ था और किसके गाइडलाइन में हुआ था। कमेंट किया करिए प्लीज़। और जो लोग नए हों वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम लोग यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ बीपीएससी या अन्य वो परीक्षा जहाँ पर जीएस एमसीक्यू फॉर्म में पूछा जाता है उसके लिए प्रीलिम्स 2020 सीरीज चला रहे हैं, जिसमें 20 मिनट तक हम लोग केवल और केवल जीएस के लाइनर क्वेश्चनों को हल करते हैं। और ये क्वेश्चन वो हैं जो यूपी पीसीएस की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलिए आते हैं अगले टॉपिक पे। देखिए, अगला हमारा टॉपिक है दक्षिण भारत का इतिहास, यानी चोल, चालुक्य और पल्लव। देखिए, हमारा पहला इसमें से जो है नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति एक उत्कृष्ट उदाहरण है, तो किसका? चोल कला का। एक प्रश्न इसमें और बनता है कि जो नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति है वो किसका प्रतीक है? तो नटराज की जो प्रसिद्ध मूर्ति है वो शिक्षा का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? शिक्षा का प्रतीक है। वह राजवंश जो अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे, तो वो कौन थे? चोल थे। वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध था, तो चोल। देखिए, चोलों के समय में ही भारत में शक्ति का संचालन सबसे अधिक हुआ था। हालांकि उसके बाद इसका डिक्लाइन हो गया, लेकिन दोबारा जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने क्या किया? इस पर अपनी बढ़त हासिल की और उन्होंने पूरे भारत को जीता। चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनाने का श्रेय दिया था किसको? राजेंद्र
चोल को चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? तो चोलों का राज्य कोरोमंडल तट दक्कन के कुछ भागों में फैला हुआ था। अगर हम जैसे कि ये हमारा दक्षिण भारत का क्षेत्र है, तो एक तो हमारा ये तट है और एक हमारा ये तट है। इसमें से कोरोमंडल तट कौन सा, आप ये बताइएगा। कोरोमंडल तट दाएं में है कि बाएं में है? ये वाला तट हमारा कोरोमंडल तट के नाम से जाता है। यानी इस कोरोमंडल तट और ये जो डेक्कन का जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो था वो चोलों का राज्य फैला हुआ था। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। चोल शासकों के शासनकाल में वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था, तो उसको नाम था टोटा वारियम। यानी टोटा वारियम की जो संस्था थी वो वारियम उद्यान का प्रशासन का कार्य देखती थी। चालुक्यों की राजधानी थी वातापी। देखिए जो है टोटल 3 चालुक्य हुए हैं, तो बेंगी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य और एक चालुक्य मैंने छोड़ दिया, उसको कमेंट करके बताइएगा। चोल राजाओं के स्नानागार एवं भोजनालय का प्रबंध देखते थे, स्त्रियां और पुरुष दोनों देखते थे। यहाँ देखिए, अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ऑप्शन में स्त्री पुरुष या दोनों या इनमें से कोई नहीं देगा, तो मुख्यतः क्या करेंगे कि लोग स्त्रियों पर टिक करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा जब पुरुषों पर करेंगे। लेकिन इसका जो आंसर है वो स्त्री पुरुष दोनों है। ये यूडीए की परीक्षा जो आरओ होती है, उस आरओ के 2006 की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था। ये आपके सामने जो लिखा हुआ है, ये प्रश्न किस समय पूछा गया वैसे है। चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी, तो कौन था? राजराज प्रथम। चोल साम्राज्य को अंततः समाप्त किसने किया था? तो मलिक कफूर ने चोल साम्राज्य का तहस नहस कर दिया था, मतलब उसको समाप्त कर दिया था। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपने पुत्र का विवाह किया? तो कौन था? कुलोतुंग प्रथम था। 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? तो कुलोतुंग प्रथम के कार्यकाल में भेजे गए थे। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तकोल्लम का युद्ध हुआ था चोल एवं राष्ट्र कूटों के मध्य। आप एक काम करिए कमेंट करके कि जो तकोल्लम का युद्ध है वो कब हुआ था, ठीक, और इसमें कौन विजयी हुआ था, कमेंट करके बताइएगा। वह चीनी यात्री जिसने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत संबंधों का विवरण दिया है, तो कौन था? वेन सॉन्ग था। वेन सॉन्ग की एक प्रसिद्ध रचना है, उसका नाम बताइएगा आप। चलिए मैं बता ही देता हूँ, उसका नाम क्या था? सीयूकी। अच्छा, ऐसे ही फायान था, तो फायान का क्या नाम था? फोकुकी। मैं इसको लिख दे रहा हूँ। वेन सॉन्ग की किताब का नाम क्या था? सीयूकी। और फायान की किताब का नाम था फोकुकी। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा अपनी सुविधा के लिए। किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? तो चालुक्यों के काल में महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे। मतविलास प्रहसन, ये एक पुस्तक है, ये लेखक कौन थे? तो महेंद्र वर्मन थे। अच्छा, महेंद्र वर्मन किस वंश से, कमेंट करिएगा। 3वीं शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था, तो ये वारंगल जो है लोहे के यंत्र उपकरणों हेतु था। अच्छा बताइएगा, वारंगल वर्तमान समय में किस राज्य में है? तमिलनाडु में है, केरल में है, आंध्रा में है या तेलंगाना में है? संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है किसमें? पुलकेशन द्वितीय के एहोल अभिलेख में। अच्छा, एहोल अभिलेख का एक और महत्वपूर्ण मतलब वहां से प्रश्न बनता है, बताइएगा। पहले तो यह कार्य कि एहोल अभिलेख की रचना किसने की थी, बताइएगा। हालांकि मैं आपको बता रहा हूँ, एहोल अभिलेख की रचना रविकीर्ति ने की थी। एक चालुक्य अभिलेख की तिथि अंकन में शक संवत वर्ष 556 दिया हुआ है, तो इसका वर्तमान समतुल्य क्या होगा? 634। इसको आप समझ लीजिए ये कैसे निकालते हैं। जैसे एग्जांपल तौर पे देखिए, 634 माइनस आप 556 करिए, देखिए ये कितना आएगा। अगर आप यहाँ पे घटा लेते हैं तो ये 8 आ गया और इधर निकालिए आप 7 आ गया, 78। यानी हमारा जो एडी है और जो शक संवत है, एडी और शक संवत के बीच में 78 वर्ष का अंतर होता है। यानी आप इसको ऐसे समझ सकते हैं
कि जैसे इस समय हमारा 2024 चल रहा है, तो 2024 में से आप 78 घटा लीजिए। अगर आप 78 हटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 14 में से 6 गया, 14 से 8 गया 6, और यहाँ हो जाएगा 11, 7 गया 4, और यहाँ कितना हो जाएगा 1 और 9, यानी 1946 का नंबर हमारा चल रहा है। ठीक है, अब आते हैं हम अगले प्रश्न पे। प्रसिद्ध संस्कृत लेखक दंडिन किसकी सभा को अलंकृत करते हैं, पल्लव को। वह पल्लव राजा किसकी उपाधि राज सिंह थी, तो किसकी थी, नरसिंह वर्मन द्वितीय की उपाधि क्या थी, राज सिंह थी। अब ये सही सुमेलन है, हालांकि सुमेलन सब सही है, लेकिन आप उसको याद कर लीजिएगा। देखिए, ये दक्षिण भारत के प्रसिद्ध समकालीन नरेश थे, किसके, समुद्रगुप्त के, और उनके राजा थे जैसे धनंजय, उनका राज क्या था, कुस्तलपुर। नीलराज, इनका क्या था, अवमुक्त। उग्रसेन क्या था, पालक्का। विष्णुगोपा, ये कांची के शासक थे। ऐसे एक प्रश्न और है, राजवंश और राजधानियाँ। जैसे पल्लव राजधानी कहाँ थी, तो ये कांची थी। पांड्य की क्या थी, मदुरा थी। यादवों की क्या थी, देवगिरी थी। काकतीय क्या थी, वारंगल थी। ठीक है, देखिए ये जो प्रश्न हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको आप इतना आसान मत समझिए, हल्के मत लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आयोग पुराने प्रश्नों को वही मिला के नए प्रश्न बनाता है। और मैं जल्द ही आपको यूपी पीसीएस में 2023 का जो 11 फरवरी को पेपर हुआ था RO का, तो मैं एक वीडियो बना रहा हूँ और मैं आपको दिखाऊंगा कि RO के पेपर में 140 क्वेश्चन जो पूछे गए थे, अगर इसमें से 20 क्वेश्चन हटा दें, मतलब वो करंट क्वेश्चन, तो 120 में से कितने क्वेश्चन आयोग ने आपसे रिपीट करके पूछे थे। देखिए, रिपीट का मतलब बहुत लोग सोचते हैं कि जो पूछा गया वैसे क्या वैसे पूछ ले, नहीं, रिपीट का मतलब ऐसे नहीं होता। रिपीट का मतलब क्या होता है कि आयोग करता क्या है कि जो पुराने के जो प्रश्न हैं उसके 3 तरीके हैं बनाने के। वो क्या करता क्या है कि ऑप्शन से प्रश्न बना देगा, 2 प्रश्नों को मिला के प्रश्न बना देगा, कई बार क्या करता है वो 3 प्रश्नों को मिला के कथन कारण के प्रश्न बना देता है। देखिए, इसलिए PYQ का महत्व बहुत महत्वपूर्ण होता है। चलिए आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक हमारा क्या है, गुप्त काल। तो देखिए, वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए, तो किसने, चंद्रगुप्त प्रथम ने। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक वो भी चंद्रगुप्त प्रथम ही था। भारत का नेपोलियन के नाम जाना जाता था, कौन, समुद्रगुप्त को। शक विजेता किसे जाना जाता था, तो शक विजेता भी चंद्रगुप्त द्वितीय को ही बोलते हैं। सॉरी, ये गलत हो गया है, हाँ ठीक है, सही है। वे गुप्त शासक जिन्होंने होड़ों पर विजय प्राप्त किए, स्कंदगुप्त ने। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था दिनार। यहाँ पे एक कंफ्यूजन आपको होगा कि गुप्त अभिलेखों में दिनार जिसका वाचक है, तो दिनार जो है कांच सिक्के के रूप में भी परिभाषित किया गया है, लेकिन अगर से पूछे मुख्यतः तो स्वर्ण मुद्राओं को दिनार के नाम से ही जाना जाता था। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख का साक्ष्य प्राप्त होता है कहाँ से, एरण अभिलेख से। आप कमेंट करके बताइएगा कि एरण अभिलेख कहाँ पर है और इसकी रचना किसने की थी। ठीक, इसमें एक भानुगुप्त नामक स्त्री के सती होने का उल्लेख मिलता है। चलिए हम आते हैं अब अगले पे। 437 से 38 ईस्वी के मंदसौर अभिलेख में किस श्रेणी द्वारा एक भव्य सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है, तो किसके द्वारा, रेशम बुनकरों के द्वारा। यहाँ एक प्रश्न और है, देखिए जैसे मैंने लिखा कि मंदसौर अभिलेख, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि मंदसौर अभिलेख जो है हमारा ये वाला, इसकी रचना किसने की थी। मंदसौर अभिलेख की रचना किसने की थी। सारनाथ की भूमि स्पर्श की मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा का अलंकित कहाँ पे, गुप्त काल में इसकी रचना की गई थी। ठीक है, प्राचीन भारत का वह वंश जिसके शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता था, किसके, गुप्तों के शासनकाल को स्वर्ण युग कहते थे। वह राजवंश जो हुड़ों के आक्रमण से अत्यंत ही विचलित हुआ, तो क्योंकि गुप्तों के समय सबसे अधिक हुड़ आक्रमण हुए थे। अब आते हैं अगले पे, भाग और बलि थे, तो भाग और बलि राजस्व के 2 स्रोत थे, यानी भाग और बलि नाम से जनता से राजस्व वसूल जाता था। अधोलिखित में गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है तो दिनार, ये हम लोग रिपीट कर चुके हैं। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा है सांख्य। कर्म का सिद्धांत है किसका, तो मीमांसा का सिद्धांत है।
योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि थे। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था किसने? गौतम ने। भारत में आस्तिक तथा नास्तिक संप्रदायों के विभेदक लक्षण क्या है? तो वेदों की प्रामाणिकता के आधार पर। यानी इसको ये समझिए कि जो लोग वेदों में अपनी आस्था रखते हैं वे आस्तिक, और जो लोग वेदों की में अपनी आस्था नहीं रखते हुए नास्तिक कहे जाते हैं। देखिए ये विवाद में नहीं पड़ते आस्तिक नास्तिक क्या होता है, क्योंकि हमारा मुख्य काम परीक्षा के विषय को लेकर है। आते हैं अब नल पे। काम रूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया था शंकर देव ने। बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते कौन? भास्कराचार्य। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम नामक नायक कौन था? अग्निमित्र था। अच्छा, अग्निमित्र किस शासक का पुत्र था? कमेंट करके बताइएगा। कायस्थ जाति का सर्वप्रथम उल्लेख किया था याज्ञवल्क में। कायस्थ मतलब जो आज के आधुनिक श्रीवास्तव, निगम, अवस्थी जो होते हैं वो काय जाति जाते हैं, तो इसकी सबसे पहले उल्लेख याज्ञवल्क ने अपनी याज्ञवल्क स्मृति में किया था। दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम किया था किसने? नारद ने। पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी तो उत्तर बंगाल में। देखिए इस प्रश्न को जो है आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि ये कई बार आयोग में पूछा जा चुका है। ठीक है, आते हैं अगले पे हम। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार संचालित होता था कहाँ से? ताम्रलिप्ति बंदरगाह से। तो ताम्रलिप्ति बंदरगाह आप बताइएगा कि पूर्वी तट पे है भारत के, कि पश्चिमी तट पर है। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख संदर्भ प्राप्त हुआ एरन, मैंने तो पूछता ना, सती प्रथा एरन अभिलेख से। फिर से एरन अभिलेख कहाँ है ये आप बताइएगा। कुमार गुप्त के मंदसौर अभिलेख में श्रेणी का उल्लेख किसके? रेशम बुनकरों के। देखिए वहां पे रेशम बुनकर कैसे पूछा गया था, और उसी क्वेश्चन को रिपीट करके कैसे पूछा गया। चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक ये कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर किसका लेख मिलता है? जहांगीर का। देखिए समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति वाला अभिलेख है ये कहाँ पर है इलाहाबाद में? कमेंट करिएगा। चलिए ठीक है, आज के सीरीज को हम यहीं पे रोकते हैं, हमारा 17 मिनट का हो गया है। अच्छा, एक आप लोगों से सुझाव है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि यूपी पीसीएस का हम लोग PYQ की सीरीज भी स्टार्ट करते हैं। यानी हम लोग 2023 से लेकर एटलीस्ट 20 साल तक के PYQ को सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप लोग सीरीज़ में इंटरेस्टेड हों तो बताइएगा, मैं उस सीरीज़ को भी स्टार्ट करने की सोच रहा हूं, जिसमें हम लोग यूपी पीसीएस का पहले हम प्रीलिम यानी यूपी पीसीएस प्रीलिम के जो प्रारंभिक परीक्षा है उसके पेपरों को हम लोग सॉल्व किया जाए, और जब इसको पूरा कर लेते हैं तो आरओ और ARO के जो प्रीलिम परीक्षा है और जो मेंस परीक्षा है, क्योंकि आरओ का जो प्रीलिम्स होता है चाहे जो मेंस होता है, स्पेशली जीएस का पेपर, वो दोनों ऑब्जेक्टिव पेपर MCQ बेस्ड पेपर होता है, उसको भी पूरा किया जाए। तो यूपी सबसे पहले हम लोग यूपी पीसीएस प्रीलिम शुरू करेंगे। अच्छा, जो लोग चैनल से यूपी पीसीएस मेंस को लेकर जुड़े हुए थे वे निराश ना हो। यूपी पीसीएस मेंस का जो वीडियो है वो 1 जून से आना स्टार्ट होगा। और देखिए जीएस में आपके टोटल 6 पेपर हैं, 6 + 2 मतलब 8 पेपर हैं। इन 8 में से आपको 6 पेपर की तैयारी मैं अगले 4 महीने में यूट्यूब पे ही पूरी तरीके से करा दूंगा। ठीक है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा हो और आपको इससे लाभान्वित हो रहे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।